नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती यानी कि जो पटवारी की भर्ती आई है वो 5 तारीख से फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाले हैं। और इसी क्रम में एक सीरीज चल रही है कि परीक्षा के फॉर्म भरते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम दो जो पद हैं, पटवारी और एडीईओ। एडीईओ का मतलब है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। इन दो पदों पे हम आज जो है कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों पदों में, क्योंकि ये दोनों ही पद इस वैकेंसी के अंदर हैं, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम प्रेफरेंस किसको दें, है ना। हम पटवारी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें और उसके बाद में ये एडीईओ रखें, या फिर हम एडीईओ फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें और उसके बाद हम जो है सेकंड प्रेफरेंस, या फिर मान लो कि इसको ऊपर रखें और इसको नीचे रखें। कैसे करना चाहिए, तो उस चीज को समझने के लिए हमारे दिमाग में कुछ पैरामीटर आने चाहिए। पहला पैरामीटर हमारे दिमाग में आना चाहिए जॉब टाइप का, दूसरा आना चाहिए वर्क प्रोफाइल जो भी होती है वो, तीसरा आना चाहिए सैलरी वाला, और चौथा 100% आना चाहिए वो है इंटरेस्ट की, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट वेरी करता है। किसी का इंटरेस्ट कौन सी जॉब में है, किसी का इंटरेस्ट किस जॉब में है, ये कैसे पता करना है। ये हमको पता करना है, या तो व्यक्ति सैलरी के आधार पर डिसीजन लेगा, या फिर व्यक्ति जो है अपने जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना है उसके आधार पे वो डिसीजन लेगा, या वो ये देखेगा कि फील्ड जॉब है कि ऑफिस जॉब है वगैरह वगैरह। तो इन्हीं बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे। ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सैलरी वाले बिंदु से लिखी हुई है। तो करना क्या है कि उस चीज़ पे मैं आऊँगा तब वहाँ पे हमको ध्यान लगाना है। फिलहाल हम कंपेरिजन देखते हैं। देखो पैरामीटर जो है जॉब टाइप वाला, फर्स्ट पैरामीटर पे आते हैं जॉब टाइप। पटवारी की जो जॉब है ना वो फील्ड जॉब है, यानी कि ये फुल्ली फील्ड जॉब है, पूरी तरीके से फील्ड जॉब है। इसमें किस व्यक्ति के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं पटवारी हूँ तो मेरा कोई ऑफिस नहीं है ना। मेरा ना तो कोई तहसील ऑफिस है, ना मेरा जो है हल्का ऑफिस है, कहीं मेरा कोई ऑफिस नहीं है। इस जॉब में क्या, फील्ड जॉब में हम जहाँ मतलब कि जाते हैं ना वहीं पे काम हमको करना है। मान लीजिए कि हमको ये ऑर्डर मिलता है कि आज आपको आपके हल्के में जाके ये काम करना है, तो हमको हल्के पहुँचना है, वो पर्टिकुलर काम निपटाना है, अपने घर आ जाना है। ठीक है। मान लीजिए किसी दिन हमको पंचायत में नहीं जाना है, पंचायत इन द सेंस हमको जो हल्का अलॉट है उस हल्के में हमको नहीं जाना है, तो फिर हमको मान लीजिए हम तहसील चले गए, हमने तहसील में जाके कुछ काम निपटा लिए अपने। कुछ काम इन द सेंस क्या कि मान लीजिए कोई पंचनामा रिपोर्ट या कोई नामांतरण, अभी हम आगे बात करेंगे इन चीज़ों की, कोई रिपोर्ट हमको तहसील में जमा करनी है तो हमने वो रिपोर्ट जाके जमा कर दी खुद से ही, हमको किसी ने बुलाया नहीं, हम खुद से ही जाके रिपोर्ट जमा करके आ गए और हम ऑफिस घूम के आ गए थोड़ा और वापस हम घर पे आ गए। ठीक है। इसको बोलते हैं फील्ड जॉब, जहां पे हमको किसी ऑफिस में जाके एक अटेंडेंस नहीं लगाना है कि भैया हम प्रेजेंट हो गए, ऐसा नहीं। तो ये हो गई फील्ड जॉब। तो पटवारी की जॉब क्या है, फील्ड जॉब है। ठीक है। और जो एडीईओ वाली जो जॉब है ना वो फील्ड भी हो सकती है, वो ऑफिस भी हो सकती है। फील्ड क्यों हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में जाके या जनपद में जाके या किसी एरिया में जाके हमको जो है जानकारियां देनी होगी। कुछ काम वो भी हो सकते हैं, और कुछ काम ये भी हो सकते हैं कि ऑफिस अटैच भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऑफिस के अंदर, जनपद के अंदर, एक कार्यालय के अंदर काम तो वही है एडीओ वाला, लेकिन एक मद खाली पड़ा है जिसमें एक कर्मचारी या एक अधिकारी की आवश्यकता है, तो उसका अतिरिक्त प्रभार देके इसको ऑफिस अटैच भी इनको जो है किया जा सकता है। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि पटवारी की जॉब तो पूरी तरीके से फील्ड जॉब है, और जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी वाली जो जॉब है वो फील्ड भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा पैरामीटर है, वो पैरामीटर अगला जो है वो वर्क टाइप का है कि इसमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे और उसमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो इसमें जो मुख्यतः जो पटवारी के काम होते हैं ना, मैंने जो ये स्टार्टिंग के 4 काम जो लिखे हैं ये मुख्य काम है पटवारी के। एक तो है नामांतरण, मतलब कि जमीनों का जो क्रय विक्रय होता है, खरीदना बेचना होता है, उसमें नामांतरण करना, किसी की मृत्यु होती है तो फिर वो वाला नामांतरण करना। ठीक है। बंटवारा करना, जमीनों के जो भूमि स्वामी होते हैं उनमें 2 भागों में विभाजित करना, 3 भाई हैं तो 3 भाग में विभाजित करना। इस प्रकार से जितने भी भाई बहन हैं उनकी जमीनों के आधार पर उसका बंटवारा करना। सीमांकन का यहाँ मतलब है कि खेतों को नापना, ठीक है, या फिर आरआई साहब की सहायता करना जाके सीमांकन करने के लिए। और गिरदावरी का मतलब है यहाँ पे कि जो खेतों में किसान के द्वारा जो भी फसल लगाई गई है उस फसल की एंट्री मोबाइल में करनी होती है।
ठीक है, खरीफ की अलग करनी पड़ती है और रबी की फसलों की अलग से करनी होती है। तो साल में 2 बार गिरदावरी होती है। ठीक है, जायद की फसलों की अगर करें तो साल में कभी कभी 3 बार भी करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो 2 बार गिरदावरी वैसे बेसिकली होती है। तो ये गिरदावरी का मतलब क्या है कि खेत में क्या फसल लगाई गई है उसकी एंट्री करना। तो ये काम कौन करता है? पटवारी। तो ये 4 काम तो आपको मुख्य काम पटवारी के समझ में आ गए। उसके बाद अगला जो लास्ट वाला जो काम दिख रहा है ना, वो अन्य योजना। इसका मतलब है कि जो हमारा मध्य प्रदेश शासन और केंद्र का जो शासन है, दोनों है ना, केंद्र सरकार और हमारी जो राज्य सरकार है, इन दोनों के द्वारा जो भी योजनाएं हमारे प्रदेश में लागू की जाती हैं और अगर वो योजना राजस्व विभाग से संबंधित है तो उस योजना के क्रियान्वयन के लिए भी पटवारी को कोई ना कोई काम जरूर दिया जाता है। चाहे वो काम शेयरिंग से चलता हो, जैसे कि कुछ काम पंचायत विभाग कर रही है। जैसे हमने अभी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं आ रही है, लेकिन स्वामित्व योजना देखा था कि कुछ काम ग्राम पंचायत वाले करते हैं, कुछ काम राजस्व विभाग वाले करते हैं। इस प्रकार से 2-3 विभाग मिलकर काम करते हैं ना, तो वो अन्य योजनाएं जो आती है उनमें भी किसी किसी योजना में पटवारी की हिस्सेदारी भी होती है कुछ काम करने की। तो मुख्य काम 4 हो गए, बाकी अन्य योजना जो भी एट प्रेजेंट चलती हो वो योजनाएं। ठीक है, समय समय पर योजनाएं जो है बदलती रहती है। तो ये था वर्क किसका? पटवारी का। अब हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी की बात करें तो एक बात आप समझेंगे कि पटवारी जो है ना, ये एक कर्मचारी है और ये जो एडीईओ है ना, ये एक अधिकारी है। इन दोनों की हम तुलना वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो भी एक क्या है कि मुझे मालूम है हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप भी समझ रहे हैं कि इसका एक पटवारी के पद का एक हवा बना दिया गया है कि नहीं, पटवारी ये वो पटवारी वगैरह वगैरह, है ना। तो इसीलिए हम भी कंपैरिजन इसका कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है ना, आपको सिर्फ वर्क प्रोफाइल पे जाना है और क्या कौन सी जॉब जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी से मैच खा रही है, आपकी थिंकिंग से मैच खा रही है। ठीक है, आप क्या पसंद करते हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है कि यार ये मेरे लिए ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करके उसको प्रेफरेंस पे ऊपर रख देना है। तो इसमें अगर बात करेंगे ना वर्क की, तो ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग की योजनाएं जो चलती है इस विभाग में, उसका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी होती है किसके ऊपर? एडीईओ के ऊपर। उसके अलावा दूसरा आप देख रहे हैं कि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करनी। इनके अधीनस्थ यानी कि इनके अंडर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके कार्यों की इनको समीक्षा करनी होती है। हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे ये पंचायत विभाग जो होता है इसके अंदर सचिव होते हैं, जीआरएस होते हैं। तो सचिव का कुछ काम होता है, जीआरएस का कुछ काम होता है, तो उन कार्यों की समीक्षा करना। कुल मिला के जो भी योजनाएं पर्टिकुलर जिले में हमारे प्रदेश में चल रही है, तो जिला लेवल की अगर बात करें तो जिले में जो भी योजनाएं चल रही हैं, तो जिले में जितने भी सचिव हैं और जितने भी जीआरएस हैं, तो एक एडीओ के अंडर में जो भी सचिव और जीआरएस हैं वो उनका काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना परसेंट हुआ है, क्या हुआ है, इसकी समीक्षा करना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा ये करते हैं। प्रश्न उठता है कि इनके कार्यों की समीक्षा कौन करेगा? तो एडीईओ के कार्यों की समीक्षा सीओ साहब करेंगे, है ना। इनके जो उच्च अधिकारी होंगे वो करेंगे। एसडीएम साहब कर सकते हैं, कलेक्टर साहब कर सकते हैं। पटवारी के कार्यों की समीक्षा कौन करेगा? पटवारी के कार्यों की समीक्षा आरआई साहब करते हैं। आरआई साहब कर सकते हैं, तहसीलदार साहब कर सकते हैं, नायब तहसीलदार साहब कर सकते हैं, एसडीएम साहब कर सकते हैं, कलेक्टर साहब कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि ये कर्मचारी वाला पद है, ये एक अधिकारी वाला पद है। आगे क्या है? संबंधित योजनाओं की जानकारी देना, यानी कि इनका वर्क क्या है कि इनके विभाग से, यानी कि आपका जो ये ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग जो है, इस विभाग में जो भी योजनाएं हैं इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, जानकारी देना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तहसील पहुंचता है, कोई व्यक्ति जिला मुख्यालय पहुंचता है, तो वहां पे अगर वो किसी योजना की जानकारी लेना चाह रहा है तो उसकी जानकारी, उस पर्टिकुलर योजना की जानकारी देने में सहायता कौन करेंगे? सहायक विकास विस्तार अधिकारी का ही यही काम होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस के अन्य कार्य। ऑफिस के अन्य कार्य से मेरा मतलब ये है कि एक जहाँ पे इनकी नियुक्ति होती है, मान लीजिए कि उस ऑफिस में, उस ऑफिस के अंदर कुछ ऐसा एक पद है जो कि खाली पड़ा है, रिक्त पड़ा है, और उसका अतिरिक्त प्रभार देने के लिए इनसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, तो इनको उसका प्रभार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनको उसका प्रभार मिल जाता है तो इनको उस ऑफिस में बैठ के वो जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उसकी भी इनको जो है क्या करना है, उसके पद के ऊपर भी इनको काम करना होता है, यानी कि एक साथ दो पद पे भी काम करना पड़ सकता है। ठीक, पटवारी के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब कि पटवारी को अगर अतिरिक्त देना है
तो उसको अतिरिक्त हल्का देंगे, मतलब कि एक पंचायत वो संभाल रहा है जो कि उसकी खुद की प्रभार, मतलब कि उसकी जो नियुक्ति वाली है वो पंचायत हो गई है। अब मान लीजिए कि पास वाली जो पंचायत है वहाँ पे कोई पटवारी नहीं है ना, वहाँ का पटवारी मान लीजिए सस्पेंड हो गया किसी कारणवश, तो वो वाला जो पंचायत है वो वाला हल्का रिक्त हो गया है। तो वो वाला हल्का चूंकि रिक्त हो गया है तो उसका प्रभार अब किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, कोई ना कोई तो चलाएगा। तो कौन चलाएगा? उसके जस्ट पड़ोसी वाला जो पटवारी है, उस पड़ोसी पंचायत वाला जो पटवारी है वो चलाएगा। तो इस पड़ोसी वाले पंचायत को उसके पास वाले हल्के का भी प्रभार दे दिया जाता है, लेकिन रहता वो क्या है? पटवारी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो रहते तो एडीएम है, लेकिन साथ साथ में वो किसी अन्य पद का भी काम कर सकते हैं। पटवारी ऐसा नहीं कर सकता, पटवारी अन्य का करता है तब भी रहता पटवारी है। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो हमने वर्क प्रोफाइल में देखा कि यहाँ पे जो भी ये सारे काम है ना, ये सारे काम कौन से हैं? फील्ड से रिलेटेड काम है। ये सारे काम जो है ना, ये सारे कुछ काम इसमें ऑफिस वाले हैं, कुछ काम इसमें फील्ड वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सैलरी वाला, जिसको आपको समझना है। इसको समझने के बाद आप ज़्यादा अच्छे से ये मतलब अपने माइंड में एक थॉट बना पाएंगे कि आपको किसको प्रेफरेंस फर्स्ट देनी है, ठीक है। जैसे मैं इसका सैलरी की बात करूँ ना, तो सैलरी की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि आप जब ग्रेड पे जाएंगे, इस वाली एडीईओ वाली पोस्ट पे जाएंगे, और जब पोस्ट का संख्या दी रहेगी कि जनरल में इतने हैं, एससी में इतने हैं, ओबीसी में इतने, ऐसा कुछ दिया रहेगा, और नीचे जो लिखा रहेगा ना कि स्नातक मांगी है हमने, और फिर नीचे लिखा है वेतनमान। तो वेतनमान में आपको ये 2400 नहीं नजर आएगा, वेतनमान में आपको सिर्फ इतना दिखेगा, 25,300 से 80,500, ये आपको वेतनमान के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो फिर ये 2400 और ये सैलरी कैसे निकालेंगे? तो पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लीजिए कि 25,300 का मतलब ये नहीं है कि 25,300 सैलरी हो गई है, और 80,500 का भी मतलब ये नहीं है कि आपको 80,500 मिलने वाले हैं। इन बातों का ये मतलब नहीं है। सैलरी कितनी मिलेगी वो समझते हैं अब। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमको वैकेंसी में रूल बुक में 25,300 80,500 जो लिखा है उसका क्या मतलब है? तो ये जो लिखा है ना, ये रेंज लिखी है। किसकी रेंज है ये बेसिक पे की रेंज है, बेसिक पे की रेंज है। अब रेंज क्या होती है? रेंज देखते हैं। देखो 25,300 लिखी है ना, अब चूंकि ये 2400 वाला ग्रेड पे है, 2400 वाला ग्रेड पे कौन सा है? एडीईओ वाला, इसकी ग्रेड पे 2400 है, और पटवारी की ग्रेड पे 2100 है। होता क्या है कि 5200 से लगाकर 20,200 का एक पे बैंड होता है, 5200 से लगाकर 20,200 का एक पे बैंड है। इस पे बैंड में कुल 5 ग्रेड पे हैं, 1800, 1900, 2100, 2400, 2800, ये ग्रेड पे हैं। इन ग्रेड पे में कुछ बेसिक पे हैं। कैसे बेसिक पे हैं? ये हैं बेसिक पे। जैसे पटवारी की जो ग्रेड पे है वो 2100 है, तो पटवारी का जो बेसिक पे होगा पहले साल, ये पहले साल का बेसिक पे लिखा है मैंने दोनों का, ये दूसरे साल का लिखा है, ये तीसरे साल का लिखा है, ये चौथे साल का लिखा है। हम सुनते हैं ना कि हर साल सैलरी बढ़ती है, तो वो कैसे बढ़ती है? वो बेसिक पे भी बढ़ जाता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फिलहाल उसका मैं ले रहा था ना, तो मैं पहले इसका ले लेता हूँ फिर उसका ले लेंगे हम। पटवारी का ग्रेड पे 2100 हुआ, ठीक है। पटवारी का ग्रेड पे 2100 हुआ, तो पहले साल पटवारी का बेसिक पे 22,100 रहेगा। फिर इस पटवारी के बेसिक पे में हर साल 700 रुपये की वृद्धि होती है। कितने रुपए की? 700 रुपये की। तो दूसरे साल जो बेसिक पे होगा ना, वो होगा इसमें 700 रुपये और बढ़ जाएंगे अगले साल। तो कितना हो जाएगा? सेकंड साल में हमारा 22,800 हो जाएगा। ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम? बेसिक पे। उसके बाद तीसरे साल क्या हो जाएगा? तीसरे साल 700 रुपये फिर बढ़ जाएंगे, तो 23,500 हो जाएगा। चौथे साल पटवारी का बेसिक पे कितना रहता है? तो चौथे साल पटवारी का बेसिक पे 24,200 रहता है। अब आप सोचिए पाँचवें साल कितना रहेगा, तो आप कहेंगे पाँचवें साल इसमें 700 रुपये और जोड़ेंगे, तो 24,200 में हम 700 रुपये और जोड़ेंगे, तो बेसिक पे कितना रहेगा? तो बेसिक पे रहेगा 24,900 रुपये, ठीक है। ये कब की बात चल रही है? पाँचवें साल की बात चल रही है, जो कि अभी वर्तमान में हमारा बेसिक पे है, ठीक है। वो कितना है? 24,900 है, क्योंकि अभी रनिंग में ये 5वां साल चल रहा है। तो ऐसे ये लिस्ट कहाँ तक रहती है? ऐसे ये जो पे बैंड हमको दिए हैं ना, ये कहाँ तक दिए हैं? 40 साल तक के दिए हैं, 40 तक दिए हैं। तो पटवारी की अगर आप बात करोगे, अगर पटवारी में ऐसा रेंज देखना है, तो रेंज कहाँ से शुरू होगा? 22,100 से स्टार्ट होता है, और कहाँ ख़त्म होता है? 70,000 पे ख़त्म होता है। क्योंकि हर साल का दिया है ना, तो एक बंदा हाईएस्ट कितने साल की नौकरी कर लेगा? 40 साल की कर लेगा। उसके बाद की भी करेगा तो भी वो तो आगे बढ़ा देंगे। बाकी मोटा मोटा अनुमान है कि 40 साल कर सकता होगा मैक्सिमम। इसलिए आप देखेंगे
कि यहाँ पे पटवारी का जो ग्रेड पे है वो 2100 है और 2100 ग्रेड पे के अंदर जो बेसिक पे की रेंज है वो 22,100 से लगा के 70,000 तक की है। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। पहले साल ये और 40वें साल पे ये यहाँ जाके वो एंड हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं 2400 ग्रेड पे। पेमेंट तो वही है लेकिन ग्रेड पे कितना है, 2400 है। ग्रेड पे इसका 2400 है। एडीओ वाली पोस्ट का ग्रेड पे कितना है, 2400 है। तो जिस पोस्ट का ग्रेड पे 2400 होता है उसका बेसिक पे कहाँ से शुरू होता है, 25,300 से 80,500 तक जाता है। कैसे जाता है, 25,300, फिर हमने इसमें कितने बढ़ते हैं, इसमें 800 रुपये बढ़ते हैं। 2400 वाले में कितने रुपए बढ़ेंगे, 800 रुपये बढ़ेंगे। तो 25,300 में जब हम 800 रुपये जोड़ेंगे तो दूसरे साल इसका बेसिक पे 26,100 हो जाएगा। तीसरे साल जो है इस एडीओ वाली पोस्ट का, या यूँ कहें कि 2400 वाली ग्रेड पे का जो वो है बेसिक पे है वो 26,900 हो जाएगा। चौथे साल 27,700 हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अगर निकालना भी है ना तो आप हर साल 800 रुपये जोड़ लो। 2400 वाली में, 2100 वाली में 700 रुपये जोड़ लो अगर आपको स्टार्टिंग पता है तो। ऐसे करके 40वें साल की अगर निकालेंगे ना तो कितना निकल के आएगा, 80,500 निकल के आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि आपको अभी इतना समझ में आया कि 25,300 जो रूल बुक में लिखा है, 25,300 से लगा के 80,500, इसका क्या मतलब है। तो इसका संबंध किससे है, 2400 ग्रेड पे से है। और 2400 ग्रेड पे जो है वो 5200-20,200 पे बैंड के अंदर आती है। तो मोटा आपको ये समझ में आएगा मोटा मोटा कि 2100 इसका ग्रेड पे है, सॉरी इसका 2400 ग्रेड पे है, इसका 2100 ग्रेड पे है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आई, ग्रेड पे 2100 22,100 से 70,000 और ग्रेड पे 2400 25,300 से 80,500। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी हम सैलरी निकालेंगे ना, तो सैलरी निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसिक पे, डीए, एचआरए, यानी कि बेसिक पे का रोल है उसके अंदर डीए का भी रोल है। भत्ता जो मिलता है ना हमको, महंगाई भत्ता, डियरिंग अलाउंस, वो भी जुड़ता है। उसके अलावा अगर कुछ एचआरए हाउस का अलाउंस मिलता है वो भी जुड़ता है। अदर अलाउंस अगर कुछ हो तो वो भी जुड़ते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में पटवारी में अदर अलाउंस जो मिलता है 1,300 रुपये का, वो नहीं मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो अलाउंस नहीं लिखा है। कौन सा वाला, इसमें 1,300 रुपये और हमको मिलते हैं, लेकिन कब मिलेंगे, 6 महीने के बाद मिलेंगे। मतलब 6 महीने तक ट्रेनिंग चलती है, तब तक नहीं मिलते। 7वें महीने से हमको जब हल्का अलॉट होता है तब हमको स्टेशनरी भत्ता बोलो या फिर अदर अलाउंस बोलो, 1,300 रुपये और मिलते हैं। तो वो 1,300 रुपये भी आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो हम अभी पटवारी का वेतन निकालेंगे, फिर 70% पे चलेंगे। उसके बाद एडीईओ का वेतन निकालेंगे, फिर इसमें भी 70% वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके फिर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि फिर किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, है ना। तो देखो बेसिक पे तो आपको पता ही है, पहले साल हम लगे तो पहले साल ही लगेंगे, और पहले साल लगेंगे तो बेसिक पे भी पहले साल का ही उठाना पड़ेगा। अगर मान लो हम पटवारी में लगे तो बेसिक पे कितना है, कहाँ से शुरू होता है, 22,100 से शुरू होता है। पहले साल 22,100 रहता है, तो हमने 22,100 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। और डीए कितना रहता है, डीए 34% है। एमपी में अभी कितना डीए है, डीए का परसेंट सरकार कितना दे रही है, 34 दे रही है। 38 होने की संभावना है इसकी। अब आपको ये भी समझना है कि जब भी आप पेपर में ऐसी न्यूज़ पढ़ेंगे ना कि डीए सरकार ने बढ़ा दिया, महंगाई भत्ता मान लो 38%, क्योंकि केंद्र सरकार का 38% हो गया है, तो अपना भी एमपी का भी 38% होगा। तो ये परसेंट बढ़ने से हमारी सैलरी पे कितना इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको समझ में आएगा कि कितनी सैलरी बढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो भी परसेंटेज होता है डीए बेसिक पे का निकलता है। मतलब कि डीए के रूप में पटवारी को कितने रुपए मिलेंगे ये कैसे पता चलता है कि पटवारी का बेसिक पे कितना है। अब लगते ही पटवारी का बेसिक पे 22,100 है, तो इसका 34% निकालते हैं तो 7,514 रुपये आता है। किसका, 22,100 का 34%, 34% 22,100 का 7,514 रुपये आएगा। 258 रुपये एचआरए मकान का मिलेगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो 29,872 रुपये हो जाएंगे ये। इसमें 1,300 रुपये और जुड़ जाएंगे 6 महीने के बाद, जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। तो हम उतनी बात नहीं करते हैं, हम तो जो लगते ही होगा ना उसकी बात कर रहे हैं। तो 29,872 रुपये नेट सैलरी बनेगी। इसमें कटौती होगी, जीआईएस के 200 रुपये कटेंगे, एनपीएस के 2961 रुपये कटते हैं। एनपीएस कुल 10% कटता है और किसका कटता है, इन दोनों का मिला के 10% कटता है। तो आप इतना याद रखो कि चलो एनपीएस 2961 कट रहा है, तो ये कटौती कितनी हो रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो कटौती है, जो डिडक्शन है वो 3,161 रुपये का हो रहा है। ठीक, अब आप समझना,
नेट सैलरी इतनी बनी, इसमें से जो कटा है 3,161 रुपये, ये मैंने हटा दिया, मतलब कि इसमें से 29,872 में से मैंने इसको माइनस किया तो कितना निकला 26,711 रुपये। तो 26,711 रुपये वैसे तो हमको वेतन मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे 70% 80% का नियम लागू है, तो पहले साल कितनी मिलेगी, तो अब पहले साल जो ये वेतन है ना 26,711, ठीक है, इसका फिर आप परसेंट निकाल लो 70%, वो जो है वो वेतन आप निकाल लेना, इसका 70% वो आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा। अगर आप सेकंड साल जाएंगे तो सेकंड साल में आपको कितना मिलेगा, इसका मिलेगा आपको 80%, तीसरे साल कितना मिलेगा 90%, और चौथे साल में आपको पूरी सैलरी मिलने लग जाएगी। अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हर साल हमारा वेतन जो है 80-90 ऐसे होगा, लेकिन आपने ये बताया कि हर साल हमारा ग्रेड वो जो बेसिक पे वो भी बढ़ता है, तो इसको भी समझिए थोड़ा सा कि जब आप पहले साल एक साल कंप्लीट कर लेते हैं हम नौकरी में, और जब दूसरा साल लगता है तो दूसरे साल में हमारा जो है इंक्रीमेंट लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, इस बेसिक पे का बढ़ना, इन द सेंस क्या, इंक्रीमेंट लगना। तो हमारा जब इंक्रीमेंट लगता है ना, तो जो वेतन हमारी 22,100 से बनी हुई आ रही थी, वो एक साल के बाद 22,800 पे बनी हुई आएगी, पटवारी की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि जब बेसिक पे में 22,800 बनने लग जाएगा एक साल के बाद, तो जब मैं 22,800 का 34% निकालूंगा तो वो ज़्यादा निकलेगा। क्लियर हो रही है बात? अगर इसमें कितने रुपए, 700 रुपये और बढ़ेंगे, तो 700 रुपये का 34% निकाल लो तो वो पैसा और बढ़ जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से जब डीए बढ़ेगा तो हमारा ये टोटल बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ेगा तो मतलब कि हमारी सैलरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितने रुपए, 700 रुपये, तो सैलरी वैसे ही बढ़ रही है, और 700 का 34% वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका परसेंट हम निकालते हैं बेसिक पे का डीए में। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तीसरे साल क्या होगा, जब तीसरे साल जाएंगे ना तो 23,500 के हिसाब से निकलेगा, लेकिन हमको तो 70, 80, 90 ये मिलेगा। तो ये जो बीच में जो ये पैसा इकट्ठा हो रहा है ना, ये एरियर के रूप में मिल जाता है। एरियर इन द सेंस, जब भी हम 3 साल की परिवीक्षा अवधि कंप्लीट करते हैं, और परिवीक्षा अवधि कंप्लीट करने के बाद जब हमारे इंक्रीमेंट लगते हैं, तो वो एक साथ तीनों इंक्रीमेंट लग जाते हैं, जो भी ये फर्स्ट सेकंड तीनों इंक्रीमेंट एक साथ लग के, और इसका जो हम यूँ कहें कि डिफरेंस अमाउंट जो रहता है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक, और चौथे साल से जो है 24,200 वो ग्रेड पे हमारा ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप में यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि यार चौथे साल सैलरी कैसे बढ़ी हुई आती है, क्योंकि चौथे साल का जो बेसिक पे है 24,200 रहता है, तो यहाँ पे अगर 24,200 रहेगा तो 24,200 रुपये तो ये हो जाएंगे, और फिर 24,200 का अगर मैं 24,200 का 34% निकालूंगा तो वो तो और भी ज़्यादा निकल के आएगा। इस प्रकार से सैलरी जो है बनती है। आप थोड़ा सा घर पे इसको देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ 2400 वाले ग्रेड पे की, तो इसकी सैलरी आपने समझ ली 26,711 अभी रखी है मैंने, लेकिन इसका 70% निकालेंगे तो हमको समझ में आएगी। अब एडीईओ की बात करेंगे ना, तो इसका जो ग्रेड पे वो कितना है, 25,300 से 80,500 है, और हम सैलरी बनाते हैं तो हमको ये 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जो बेसिक पे है इसका स्टार्टिंग फर्स्ट साल का कितना है, 25,300, तो 25,300 ही वैकेंसी में भी लिखा है, तो 25,300 तो ये मिलेंगे हमको। उसके अलावा डीए कैसे निकालते हैं, तो डीए निकालते हैं बेसिक पे का 34%। इसका बेसिक पे चूंकि 25,300 है, तो 25,300 रुपये का हम जब 34% निकालेंगे तो वो निकल के आता है 8,602 रुपये। अब आप देख रहे होंगे मैंने डीए की जगह तो लिख दिया है, लेकिन एचआरए की जगह मैंने खाली छोड़ा है, और अदर अलाउंस भी मैंने खाली छोड़ा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसकी एडीईओ की अभी तक जो सैलरी स्लिप है वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई है। जब तक मुझे वो सैलरी स्लिप मतलब मैं खुद ना देख लूँगा ना, तब तक मैं इधर नहीं बताऊँगा, है ना। सुन के नहीं बताना है, देख के बताना है। तो जैसे ही वो सैलरी स्लिप मुझे अवेलेबल होती है तो मैं आपको ये बता भी दूंगा साथ में ही किसी अन्य वीडियो में इन शॉर्ट में, कि मतलब यहाँ पे और कौन कौन से अलाउंस है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी मैंने सिर्फ बेसिक पे और डीए ही जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ने पर सैलरी 33,902 रुपये हो गई है। तो ये नहीं रहेगी, इससे थोड़ी सी और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे कुछ अलाउंस है ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं इसी में हूँ, बट इसके मुझे पता नहीं है ना। तो इसके पता नहीं है इन द सेंस, इसका सैलरी स्लिप जब भी मिलेगी तो हम देखेंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि 33,902 रुपये, अब ये 900 को भी हम 34,000 ही मान लो, 34,000 के अलावा इसमें 2,000 रुपये और बढ़ा दो, किसी न किसी अलाउंस के होंगे ही सही 2,000 रुपये, तो 36,000 रुपये के आसपास इसकी सैलरी बनेगी। ठीक है, और इसमें जो कटौती होगी, कटौती वही होगी, 200 रुपये जीआईएस का होगा, और एनपीएस कितना कटेगा, 10% कटेगा इन दोनों का ऐड करने के बाद। तो 25,300 और 8,000 रुपये ये करके जोड़ेंगे और इसका 10% निकालेंगे ना, तो 3,390 रुपये करीब कुछ करके 10% निकलेगा।
तो ये तो हो गई कटौती, है ना। एनपीएस मतलब कि पेंशन वाला पैसा है ये वाला, ये भी पेंशन वाला पैसा है, ये भी पेंशन वाला पैसा है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 3,590 रुपये आएंगे। अब हमको चलना है कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। तो जो भी नेट सैलरी है इसमें से जो कटौती होती है वो माइनस करेंगे, इसमें से हमने ये माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 30,312 रुपये। इस 30,312 में वो जो हमने इसको माना है ना 36 के आसपास, वो तो है नहीं। तो आप यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हो कि 30,312 रुपये ना होकर ये मेरे हिसाब से 31 से ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, 31 को 32 मानते हैं राउंड फिगर में, है ना। हम अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सैलरी जो है ना मेरे अकॉर्डिंग 30,000 से ऊपर और 32,000 के बीच में कुछ रहेगी। इससे ज़्यादा भी हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब हम जो है ना क्या करते हैं, इसको 31 मानते हैं और 31 के आधार पे अगर आप 70% निकालोगे तो फिर कितना आएगा, तो आपका 7 या 21-22 हज़ार रुपये के आसपास कुछ वेतन चला जाएगा फर्स्ट ईयर का। फिर सेकंड ईयर का कितना जाएगा, 80% निकाल लो इसी का। थर्ड ईयर में कितना जाएगा, इसी का आप जो है 90% निकाल लो। चौथे साल में कितना जाएगा, तो चौथे साल में वेतन निकालने के लिए फिर वो लिस्ट बनाइए, है ना। क्योंकि ये जो बीच का जो डिफरेंस वाला जो अमाउंट है आपका, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट तो लगा नहीं है। इंक्रीमेंट कब लगता है, जब हमारी परिवीक्षा अवधि हट जाती है। परिवीक्षा अवधि इसमें कितने सालों की है, 3 सालों की है। तो 3 साल तक तो कोई इंक्रीमेंट नहीं लगना है। इंक्रीमेंट कब लगेगा, चौथे साल लगेगा। तो चौथे साल चौथा इंक्रीमेंट लग जाएगा 27,700। इसके साथ में 3 इंक्रीमेंट और लग जाएंगे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले। यानी कि जो वेतन आपको नहीं मिल पाया दूसरे साल में 26,100 के अनुसार, वो आपको जो है 3 साल के बाद में इकट्ठा एक डिफरेंस अमाउंट खाते में क्रेडिट हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि चौथे साल जब मैं परमानेंट हो जाऊंगा तब मेरी वेतन कितनी बनेगी, ये मैं कैसे निकालूंगा। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेसिक पे में आप कौन से साल में हैं, आप चौथे साल में हैं। चौथे साल में ये जो वाली जो है ना बेसिक पे की रेंज, इसमें चौथे साल में अगर 25,300 से आपने शुरू करा तो चौथे साल का 27,700 होता है। तो बेसिक पे में मैं क्या लिखूंगा, 27,700 लिखूंगा। 27,700 लिखूंगा। अब मुझे डीए निकालना है, तो डीए कैसे निकालते हैं, जो भी बेसिक पे होता है उसका 34% निकालते हैं। तो चूंकि मैं चौथे साल की पे स्लिप निकाल रहा हूं, तो चौथे साल का बेसिक पे 27,700 है। 27,700 का अगर मैं क्या निकालूंगा, 34% निकालूंगा। तो आप उसको निकालना 27,700 का 34% क्या निकल रहा है और उसको आपस में जोड़ना, फिर आपको यहां पे एक बड़ा सा अमाउंट दिखेगा। तो ये तो था तरीका कि आपकी जितनी मर्जी हो ना, अब आप उस उतने साल का जाके वेतन निकाल सकते हैं कि आपको 10 साल में अगर आप पटवारी बनेंगे तो आपको कितना वेतन मिलेगा। तो आपको 10वें साल में जाके कि 700 इसमें 700 प्लस हो रहा है, 700 10 बार प्लस कर लेना, देख लेना कितना अमाउंट आ रहा है। अगर आपको उधर का निकालना है 10 साल बाद की वेतन, तो आप 25,300 यहाँ पे 800 प्लस करके आ जाना 10वीं बार में, और 10वीं बार में जो बेसिक पे निकले उसको यहाँ पुट कर देना, और उस बेसिक पे का आप 34% निकालना, एक अमाउंट बनाना। आपको थोड़ा समझ में आएगा उसमें कितना अमाउंट बन पा रहा है। इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि डिफरेंस निकालो। अब 26,711 इसको मानो, अभी हम 70, 80, 90 को भी काउंट नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो 26,711 मुझे यहाँ मिल रहा है और 30,312 रुपये मुझे यहाँ मिल रहा है। तो इसमें और इसमें लगभग ये 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, 3,000 रुपये, 3,300 रुपये के आसपास का डिफरेंस नजर आ रहा है कि इसकी वेतन ज़्यादा है इससे 33,000 रुपये। ये तो सिर्फ हमने पहले साल की बात करी। जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा डिफरेंस और बड़ा होता जाएगा। ये आपको इस चार्ट से समझ में आ रहा होगा कि अगर आप 5 साल के बाद की बात करेंगे तो आपको कम से कम 7,000 रुपये का डिफरेंस नजर आएगा इन दोनों की वेतन में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अब थोड़ा सा अब जो है अपने माइंड में इमेज बना पा रहे होंगे कि आपको किसको प्रेफरेंस देनी है। अगर आप सैलरी देखते हैं तो सैलरी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको प्रेफरेंस नो डाउट एडीईओ को देनी है फर्स्ट। मतलब कि आप प्रेफरेंस, चाहे आप मान लीजिए कि 10 वैकेंसी में आप क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई इन द सेंस कि एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं 10 वैकेंसीज में, और उसमें से अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन आ रहा है ना, तो ऊपर इसको रख देना, नीचे पटवारी को रख देना, सैलरी के ऊपर की बात की जाए तो ये तो होगी सैलरी वाली बात। अब दूसरी बात कि मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है और उसके अनुसार आप जो है क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। देखो, वो वाली जॉब मैंने नहीं करी तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन पटवारी के बारे में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इसका प्रेफरेंस आपको उस केस में देना है कि अगर कोई विद्यार्थी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर कोई विद्यार्थी पीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको आगे और भी तैयारी करनी है, तो मुझे ऐसा मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इस जॉब में बहुत सारे रास्ते हैं। ये जॉब को करते हुए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं इंटरनल कि आपको तैयारी करने के खूब मौके मिलेंगे। ठीक है, आप ऐसा हल्का ले सकते हैं जहां पे मतलब कुछ भी काम नहीं आता हो, वहां की जनता आती ही नहीं हो, वहां की जनता अवेयर ही नहीं हो, और आप खुद देखेंगे कि अपनी तहसील में आपको एक गांव ऐसा जरूर मिल जाएगा
जहाँ जो या तो तहसील मुख्यालय से बहुत दूर होगा तो वहाँ की जनता आती नहीं होगी, या वहाँ का माहौल ही ऐसा होगा कि उनको सरकारी योजनाओं से कोई मतलब ज़्यादा सरोकार नहीं है। तो अगर ऐसा हल्का ढूंढ के और हम पीएससी की तैयारी कर सकते हैं इसमें, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, हम तहसील अटैच हो जाओ और फिर और बहुत सारे रास्ते हैं, फिर भी हम जो है हम समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर कोई बंदा है ना कि एमपी, उसका ये टारगेट ही नहीं है, उसका टारगेट एमपी पीएससी है, लेकिन मजबूरन चलो ये वैकेंसी कर रहे हैं, फिर अगर उसको समय चाहिए कि यार नहीं अभी मुझे जॉब भी चाहिए और बाद में मुझे आगे स्विच भी मारना है, अगर ऐसी सोच है तो आपको, मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा मतलब मैंने जो देखा है कि 365 दिन होते हैं ना, तो कम से कम आपको आधे से ऊपर 365 के आधे से ऊपर दिन ऐसे मिलेंगे जिनमें आप जो है अच्छे से स्टडी कर पाओगे, फुल डे स्टडी आप कर पाओगे। और उसके अलावा और देखें तो इसका एक फ़ायदा है फील्ड वाला, है ना। वैसे उसका भी फ़ायदा हो सकता है फील्ड वाला, लेकिन इसका ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसका फील्ड का बेनिफिट ये है कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कहीं टाइम पे जाने की, कि मतलब आपको 10 बजे जाना है, 11 बजे जाना है, जिस दिन मीटिंग हो वो एक अलग विषय है, लेकिन आपको हमेशा से रोज़ रोज़ ना एक ही टाइम पे जाने की वो बाध्यता नहीं है कि 10 बजे उठ के जाना ही जाना है। इसमें एक चीज़ वो है, तो अपने हिसाब से हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा सैलरी की बात करें तो आपने तो ये सुना ही होगा कि पटवारी तो सैलरी अपने बैंक खाते से निकालता ही नहीं है। तो ये भी सोच के जो है आप ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब निकालते हैं अपने खाते से सैलरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको काफ़ी हद तक से ये चीज़ें समझा पाया हूँगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो है, अब आपको खुद को ये तय करना है अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि आपको इन दोनों में से कौन सी जॉब जो है को प्रेफरेंस में ऊपर रखना चाहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम समझेंगे कि जैसे ये पटवारी की जब हम प्रेफरेंस डालेंगे तो उसके अंदर जो जिले वगैरह हैं, ये जिले खुलेंगे, इनमें इन जिलों की हमको वरीयता का क्रम कैसे रखना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।